जय हिंद सभी साथियों का यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम को धुआं कर देने वाले क्लास में स्वागत है। खान सर के इस बुक में टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है। पिछला प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लीजिए। बता दें कि इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन का कलेक्शन इतना बेहतरीन है कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ऑप्शन देख लीजिए, कथकली, कथक, भारतनाट्यम और मणिपुरी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? बताइए, सिंपल क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, केरल। भारत में केरल राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरीज के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, कौन सा जनपद है? बरेली है, वाराणसी है, महोबा है और मथुरा है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मथुरा। उत्तर प्रदेश राज्य में मथुरा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का क्या तात्पर्य है? बताइए, मुद्रा का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मूल्य का मापक। मुद्रा क्या है? मूल्य का मापक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और अन्य सशस्त्र बलों के जवानों की आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हुई। यह दुर्घटना कब हुई थी? बताइए, यह दुर्घटना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 8 दिसंबर 2021 को यह घटना घटी थी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के आदेश पर सिक्कों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर आपको बता दें कि डी राइट हो जाएगा, जहांगीर। जहांगीर के आदेश पर सिक्कों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मार दिया गया था। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इतना सिंपल क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? बताइए, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण और वामन पुराण। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, सर्वाधिक प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। कौन सा है? मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे, कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा के रचयिता कौन है? बताइए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा के रचयिता कौन है? इसके रचयिता है मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल। कौन है? मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, सारे हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बताइए, कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पे देख सकते हैं आप कि बड़ा इमामबाड़ा, निशांत बाग, फिरोज शाह कोटला और हुमायूं का मकबरा। इसको मिलाना है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, जो सही नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, निशांत बाग जम्मू कश्मीर में है, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, लेकिन हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए, चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है चंद्रप्रभा मृगवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार खेल कूद से संबंधित है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत में भारत कोकिला यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? बताइए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे?
ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। आप कितना क्वेश्चन राइट कर पाते हैं कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को संबोधित करके भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। बताइए हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आंत। हैजा से कौन सा अंग प्रभावित होता है, आंत प्रभावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 दिसंबर 2021 के अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम्स द्वारा किसको पर्सन ऑफ द ईयर 2021 हेतु नामित किया गया है। तो ये किया गया है, आपको बता दें कि एलन मस्क को। किससे किया गया, एलन मस्क को। नेक्स्ट है मलेरिया की दवा क्विनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है। बताइए किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सिनकोना से। किससे प्राप्त की जाती है, सिनकोना से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। बताइए भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बेंगलुरु में भारत का सिलिकॉन वैली स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 12 दिसंबर 2021 को विश्व के पहले गैर सरकारी उपग्रह के प्रक्षेपण के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस उपग्रह को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। बताइए इसे जाना जाता है, आपको बता दें कि ऑस्कर 1 के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, ऑस्कर 1 के नाम से। मैं पहले ही बता दिया कि कितना क्वेश्चन आप राइट कर पाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लिखिएगा। तो नेक्स्ट है कि गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मीथेन गैस। देखिए आप कमेंट में बताएंगे, इससे पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपका कितना क्वेश्चन राइट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु आपको बता दें कि 30 वर्ष है और लोकसभा सदस्यता के लिए 25 वर्ष है। इसको ध्यान में रखिएगा। यानी कि 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु में कुन्नूर के निकट भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दुर्घटना MI-17 V5 हेलीकॉप्टर से हुई। इस दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत के अलावा 11 अन्य सशस्त्र बलों के जवान शामिल थे। इसके अलावा यह दुर्घटना कोयम्बटूर के सुलूर सैन्य अड्डे से वेलिंगटन नीलगिरी हिल्स जाने के समय में हुई। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आपको बता दें कि इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सभी कथन सही है। ये सभी कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है। तो बताइए किस कार्य पद्धति पर कार्य करता है। तो ये करता है, आपको बता दें कि डिजिटल कंप्यूटर पद्धति पर ये कार्य करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो क्या कहलाता है। वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं गलनांक। क्या कहते हैं, उसे गलनांक कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में केन बेतवा नदी परियोजना हेतु वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई। इससे 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा की जाएगी। इस परियोजना से कौन सा क्षेत्र लाभान्वित होगा। बताइए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र इससे लाभान्वित होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है। निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, मुर्गा कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है, बाकी सभी में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहाँ से कहाँ तक मेट्रो का चलना प्रस्तावित है। तो आप बता दीजिए। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा यहाँ पे कि ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग। कहाँ से कहाँ तक, ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है। कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है। तो बताइए कितने डेसिबल से अधिक माप को शोर का नाम दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। 80 डेसिबल से अगर ज़्यादा का शोर होगा, मतलब आवाज़ होगी, तो उसे शोर कहा जाता है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है, बताइए। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बाइट। क्या होती है? बाइट होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? ऑप्शन नंबर 33 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, श्रीमती सुचिता कृपलानी। कौन बनी? श्रीमती सुचिता कृपलानी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, बताइए। कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, चौथा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या स्थान है? चौथा स्थान है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, कि निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, बताइए। सत्यजीत रे, सी राजगोपालाचारी, मदर टेरेसा और सीवी रमन। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो आपको बता दें कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है, बताइए। भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, महात्मा गांधी सेतु, जो गंगा नदी पर बना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, वृक्षों की संख्या का योगदान नहीं होता है। बाकी वर्षा, वायु की गति, आर्द्रता, इन सभी का योगदान होता है। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया, बताइए। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा, 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम को स्थापित किया गया। चलिए अब जीके का क्वेश्चन खत्म हुआ इस प्रैक्टिस सेट में। अब बताइए कि कितना क्वेश्चन आपने राइट किया जीके का। अब हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है इस एग्जाम का। हिंदी का पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से है, बताइए। अंतस्थ व्यंजन आपने याद किया होगा, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, य, र, ल, व। ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस छंद में 26 मात्राएं होती है तथा 14 से 12 पर यति होती है? ये कौन सा छंद है? तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगी, ये गीतिका छंद है। कौन सा छंद है? गीतिका छंद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत यानी गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है, बताइए। जो गलत होगा इसमें विलोम शब्द वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, शाश्वत का सदैव नहीं होगा विलोम। बाकी घात का प्रतिघात सही है, प्रसारण का संकुचन सही है, और खग का मृग भी सही है, लेकिन शाश्वत का सदैव नहीं होगा। शाश्वत का सदैव हो गया पर्यायवाची, विलोम नहीं हुआ। शाश्वत मतलब जो कभी खत्म नहीं होता है, यानी सदैव हो गया, पर्यायवाची हो गया, जबकि विलोम नहीं है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए कि प्रश्न संख्या 42 से 43 के बीच दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करें जो अपने स्थान या गति या स्थिति से अलग न किया जा सके। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा अच्युत। क्या कहा जाएगा? अच्युत। नेक्स्ट, जानने की इच्छा को क्या कहा जाता है? एक वर्ड बताना है, जानने की इच्छा जिसे कहा जाता है उस वो क्या होगा? कौन सा वर्ड होगा? तो वो होगा जिजीविषा। जानने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिजीविषा। नेक्स्ट है, संख्या गमन का सही संधि विच्छेद बताइए। संख्या गमन का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? बताइए, जल्दी से बताइए आप। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सखी जोड़ आगमन। क्या हो जाएगा? सखी जोड़ आगमन। आप एग्ज़ाम तक कंटिन्यू अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये 20 सेट आपके एग्ज़ाम के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। आप लिख लीजिए, आप एग्ज़ाम दे के आइएगा तो आप बताइए कि सर ने कहा था ऐसा हुआ। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन है, जब किसी सामान्य बात का विशेषण बात से विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वह कौन सा अलंकार होगा? तो वो होगा, आपको बता दें कि अर्थांतरन्यास अलंकार। अर्थांतरन्यास अलंकार। यहाँ पे अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य चुनना है। कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, माता पिता पूजनीय है, आपका भविष्य उज्जवल हो, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी राइट हो जाएगा। माता पिता पूजनीय है, ये अशुद्ध वाक्य है, बाकी सब क्या है? शुद्ध है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, छायादार शब्द किसका उदाहरण है? छायादार शब्द किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, शंकर का। छायादार शब्द किसका उदाहरण है? तो ये शंकर का उदाहरण है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा? आपने भाववाचक संज्ञा पढ़ा होगा, बताइए कौन सा जो ऑप्शन वाला सभी शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। रसीला, करवाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सभी भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, नीचे लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। अब इसमें गलत लोकोक्ति कौन सा है वो आपको चयन करना है। तो देखिए, आगे नाथ न पीछे पगहा, यानी बंधनहीन, यहाँ पे बंधनहीन, ये सही है। 3-13 होना यानी संगठित होना, नहीं ये ही राइट हो जाएगा आपका। पे 3-13 होना यानी बिखर जाना, यानी यहाँ पे संगठित होना, ये क्या है? गलत है। मतलब यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बाकी एक टकसाल के ढले हैं, यानी सब एक जैसे हैं, आँखों के कंधे गठके गांठ के पूरे, यानी मूर्ख लेकिन धनवान। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो यहाँ पे गलत पूछ रहा है इसलिए बी राइट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है दुर्लभ वस्तु। क्या है? दुर्लभ वस्तु। नेक्स्ट है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। संप्रदान कारक है। कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अस्थाई भाव के परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। तिरंगा में कौन सा समास है? जब भी संख्या से रिलेटेड कोई वर्ड हो, चौफला, तिरंगा, चतुर्भुज, यानी सबके आगे क्या है? संख्या लगा हुआ है, ये हो जाएगा द्विगु समास। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विगु समास। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि अभ्यंतर का सही अर्थ बताइए। अभ्यंतर का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। किसी वस्तु का भीतरी भाग को अभ्यंतर कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जा गया है? किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वाराणसी के बोली को काशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्यान में रखिएगा, काशिका कहा जाता है। नेक्स्ट है, समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए। समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अस्तबक। क्या हो जाएगा? अस्तबक। जूही की कली कविता के कवि कौन है? जूही के कली कविता के कवि है निराला। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। मिश्र वाक्य इसमें से कौन सा है बताइए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। ये क्या है? मिश्र वाक्य है। क्या है? मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट, अगला है कि शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अम्बुज, अम्बुद, इस दोनों का अर्थ बताना है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अम्बुज मतलब कमल होता है, अम्बुद मतलब बादल होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? आपका राइट हो गया। दो समानार्थी शब्दों के पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? दो समानार्थी शब्द का जब पुनरुक्ति होता है तो उसमें किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? जब आप देखोगे अभी अभी इस तरह का वर्ड कभी कभी यूज किया है, दो वर्ड का सेम 2 बार रिपीट किया जाता है, तो इसमें होता है अल्प विराम का यूज। किसका विराम का? कौन सा विराम का यूज होता है? अल्प विराम का यूज होता है। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन है पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, कौन इसमें पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उरग। उरग पत्थर का पर्यायवाची नहीं, बाकी पाहन, उपल और पाषाण ये सभी पत्थर का पर्यायवाची है। यहाँ पे 6 क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिए कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का अवयव क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का अवयव क्या है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अत्यंत। क्या है? अत्यंत है। अब यहाँ पे क्या करना है, गद्यांश पढ़ना है, इसको काफ़ी आराम से इसे पढ़ना होता है ताकि एक ही बार में आप सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे कि प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थी को पुस्तकीय ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ उसे शारीरिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। उसे युद्ध कौशल भी सिखाया जाता था। इस प्रकार प्राचीन शिक्षण संस्थाएं या आश्रम विद्यार्थी को चहुमुखी विकास पर ध्यान देते थे। स्पष्ट किया गया है कि किस तरह से पहले की शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा कहा गया आज स्थिति भिन्न है। वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली सिर्फ डिग्रीधारी बेरोजगारों की भीड़ उत्पन्न करे, यानी सिर्फ डिग्री लोग ले रहे हैं, लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। आज वे अधिकांश युवा शिक्षा प्राप्त करके भी स्वावलंबी नहीं बन पाते हैं। उनके हृदय में देश और समाज के प्रति किसी भी प्रकार का कर्तव्य बोध उत्पन्न नहीं होता है। वह अपनी प्राचीन परंपराओं का सम्मान नहीं करते। वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवाओं में राष्ट्र गौरव की भावना उत्पन्न करने में असफल रही है। समय समय पर भारत के नीति निर्माताओं ने शिक्षा को बहुआयामी बनाने और अनेक प्रयास किए, लेकिन नई दिशा यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि नई शिक्षा नीति में विद्यार्थी के नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास पर बल देने के प्रयास किया जा रहा है। अब नवीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों को जाति, धर्म, भाषा के दायरे से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। यानी इसमें स्पष्ट बताया गया है कि शिक्षा व्यवस्था पर बातें की गई, किस तरह से शिक्षा व्यवस्था में कुरीतियाँ हैं, किस तरह से डिग्री सिर्फ ले रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, बच्चे में राष्ट्र की भावना उत्पन्न नहीं हो पा रही है। लेकिन इन सभी चीज़ों में आगे अब सुधार किया जा रहा है। इसकी चीज़ के बारे में बताया गया है। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। तो यहाँ पे इसमें जो बताया गया प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो वो था भारत, क्योंकि भारत काफ़ी विश्व गुरु कहा जाता था। नेक्स्ट, प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थी। प्राचीन शिक्षण संस्थाएं किस चीज़ पे ध्यान देती थी, तो मैंने स्पष्ट पैराग्राफ पढ़ा है, उसमें आपने समझ लिए होंगे। ये ध्यान देती थी विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पे। किस पे? चहुमुखी विकास पे पहले ध्यान दिया जाता था। अगला क्वेश्चन, नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। किसमें प्रेरित किया जाता है, तो बताइए। विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है यहाँ पे राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए। राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरित तो किया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि ये क्या हो कि विद्यार्थी का नैतिक, शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। थोड़ा सा आप आराम से पढ़ेंगे क्वेश्चन, आराम से जवाब दे पाएंगे, सही क्वेश्चन पकड़ लेंगे आप। पुस्तकीय शब्द से प्रत्यय बताइए। प्रत्यय किसे कहा जाता है, बताइए। प्रत्यय उसे कहा जाता है जो लास्ट में लगता है, उपसर्ग शुरू में लगता है। पुस्तक ये यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ये। नेक्स्ट है, वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि न हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अनेक अध्यापकों वाक्य में त्रुटि भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि न हो तो आपको डी भाग को चिन्हित कीजिए। यहाँ पे अनेक अध्यापक होगा, अनेक अध्यापकों नहीं होंगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। बताइए कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ध्रुव स्वामिनी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है। अष्टछाप का कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो ये जाना जाता है सूरदास को। सूरदास को अष्टछाप के कवि के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह बहुत मधुर गाता है। इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। प्रविशेषण शब्द इसमें कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बहुत हो जाएगा। क्या है? मधुर है लेकिन बहुत मधुर है, यानी विशेषण का भी विशेषण बता रहा है ना।
नेक्स्ट अगला है कि निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इसमें से कौन वैसे लेखक है जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची के सभी भाषाओं से संबंधित है। अब जितने भी 22 भाषा शामिल है सभी भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है कि जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है वह कहलाता है। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उसे चौपाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चौपाई कहा जाता है। मैं बार बार बताया हूँ कि सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। तो इस पूरे सीरीज को मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कंप्लीट कीजिए, 20 सेट कंप्लीट करके एग्जाम में जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।